नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का चौथा क्लास है और उम्मीद करता हूं कि जो 40 नंबर का जीके जीएस आता है उसके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ अन्य भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है वह है जम्मू कश्मीर। सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर है इसके बारे में जो है कि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को करेवा कहा जाता है। करेवा कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेवा जो मिट्टी है वह कहाँ पर पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। और करेवा जो मिट्टी होती है वह केसर के उत्पादन के लिए, करेवा मिट्टी केसर के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो करेवा मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में जो केसर के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक केसर के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो विश्व में जो आता है वह अफगानिस्तान आता है। विश्व में आता है अफगानिस्तान। और साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन होता है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो होता है वो असम राज्य में होता है। और भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कि कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वह कर्नाटक राज्य में होता है। वेस्ट बंगाल जूट के साथ साथ चावल के उत्पादन में भी अग्रणी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश गेहूँ यूपी जो है वह गेहूँ, आलू और गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ अन्य राज्य हैं जो अलग अलग फलों के या अलग अलग फसलों के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो शिव समुद्रम, चित्रकूट या होगेनकल। तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। तो सही आंसर होता है ए। जोग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए जोग जलप्रपात की थी, इसकी जो ऊंचाई है वह है 255 मीटर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई जो है 255 मीटर है। और यह किस नदी पे है? तो यह शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। होनेक्कल जलप्रपात की बात की जाए तो होनेक्कल जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यहाँ पर अगला जो है अन्य अगर जलप्रपातों की बात की जाए तो अन्य जलप्रपात में कर्नाटक के वाराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात जो है यह वाराही नदी है, वाराही नदी, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह आपका है, मतलब यहाँ पे कर्नाटक के वाराही नदी पर है। तो ये आपके कुछ अन्य जलप्रपात रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओपेक। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वियना में या इंडोनेशिया में? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपेक का पूरा नाम आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह साल 1960 में बगदाद में हुई थी। बगदाद में हुई थी जो कि इराक में पड़ता है।
बगदाद में, इराक में हुई थी। और ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कुल 13 है और इसका जो हेडक्वार्टर है, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वह वियना में स्थित है, वियना में स्थित है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है सी कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वह वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम या लोहा? तो यहाँ पर साल 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है वह चांदी अभ्रक, ठीक है, भारत जो है वह चांदी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। माइका अगर बात की जाए, माइका के उत्पादन में वह माइका का सबसे बड़ा भंडार भारत में किस राज्य के पास है? तो झारखंड के पास है। और भारत में सर्वाधिक अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। इसके साथ ही साथ भारत में सर्वाधिक जो तांबा होता है, भारत में सर्वाधिक जो तांबा होता है वह एमपी में होता है। और आगे की अगर बात किया कि जिप्सम की, तो भारत में सर्वाधिक जो जिप्सम होता है, जिप्सम, तो भारत में सबसे अधिक जो जिप्सम होता है वह राजस्थान राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। और विश्व स्तर की चांदी और विश्व स्तर पे लोहे की अगर बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक जो चांदी होता है वह मैक्सिको में होता है। और विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन चीन में होता है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि भारत विश्व में किसका मतलब किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है, तो सही आंसर होता है चांदी अभ्रक, ठीक है, चांदी अभ्रक। और चांदी अभ्रक में यानी कि अभ्रक के उत्पादन में, ठीक है, अग्रणी राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है, या 2018 के आंकड़ों के अनुसार है। एनसीईआरटी जो पुराना वाला है उसमें 2018 का ही आंकड़ा दिया हुआ है। अगला है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा का मैदान? तो यहाँ पर भूतात्विक दृष्टि से बिहार का जो सबसे पुराना हिस्सा है वह है रोहतास पठार। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे होता है कि बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टियों को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर गंगा के मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टियों को खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों को बांगर के नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% जो है हिस्सा वह क्या है? मैदानी है। कुल क्षेत्रफल का 96% हिस्सा जो मैदानी है। और भारत के कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये भी इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया है कि भारत के कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल जो है 2.86% है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है। और साथ ही साथ अगर आपको मैं भारत का क्षेत्रफल बताता चलूँ तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में बिहार का कितना हिस्सा है? तो 2.86% हिस्सा आता है। अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है आच्छादित, यानी कि बिहार जो अधिकांश भाग इसका किससे घिरा हुआ है? तो अधिकांश भाग जो घिरा हुआ है वह कछारी मिट्टी से घिरा हुआ है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मिट्टियों का अध्ययन, यहाँ पे मिट्टी के बारे में पूछा गया है तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन जो होता है वह पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन जो होता है वह पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी। और बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार की मिट्टी को कितने भागों में? तो इसको 3 भागों में बांटा है। पहला जो पार्ट है उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी,
दूसरा है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। और तीसरा है दक्षिण पठार की मिट्टी, दक्षिण पठार की मिट्टी। तो बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार में मिट्टियों को 3 भागों में बांटा है, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिणी पठार की मिट्टी। और कछारी मिट्टी की अगर बात की तो कछारी मिट्टी में सबसे अधिक किसकी अधिकता पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में जो होता है वह चूना की बहुलता पाई जाती है। अगला कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, अरुण कृष्णन या डॉक्टर अमृता पटेल। तो यहाँ पर जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो भारत में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई थी साल 1970 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत साल 1970 में हुई थी और इसको कुल 3 चरण में चलाया गया था। तीसरे चरण में भारत दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। तो वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में होता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि हरित क्रांति का जो जनक है वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के हैं। श्वेत क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस, अटल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो ट्रेन 18 का जो वर्तमान नाम है वह वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो सही आंसर होता है सी कि ट्रेन 18 को अब वर्तमान समय में वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी, पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी, इसे नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिक और हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना, मतलब यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बड़ोदरा में की जाएगी। तो 2 फैक्ट को याद रखिएगा। ट्रेन 18 का वर्तमान नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। और हाई स्पीड ट्रेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना बड़ोदरा में की जाएगी। अगला है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का या महान हिमालय का या लघु हिमालय का या उप हिमालय का। तो जो जास्कर श्रेणी है वह ट्रांस हिमालय का भाग है। तो सही आंसर होता है ए कि जास्कर श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय का भाग है। अन्य के बारे में अगर जाने तो जम्मू कश्मीर में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का जो निम्नलिखित क्रम है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व, तो इस साइड में पश्चिम है और हिमालय इस प्रकार से आपका पूर्व की ओर। तो कई बार इन श्रेणियों का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काराकोरम श्रेणी आता है, उसके बाद आपका लद्दाख श्रेणी आता है, काराकोरम के बाद लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी आता है, जास्कर श्रेणी के बाद पीर पंजाल आता है और पीर पंजाल के बाद धौलाधर श्रेणी आता है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर आपका क्रम है। तो कई बार ये क्रम भी आपसे पूछ लेता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक, आपने पता है कि हिमालय को 4 पार्टों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद बाह्य हिमालय या इसको उप हिमालय के नाम से जाना जाता है या इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है बाह्य हिमालय की यानी कि शिवालिक श्रेणी की, ये 600 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचना वाली घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें दून और द्वार कहा जाता है, ठीक है। इसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दून कहाँ पे कहा जाता है, द्वार कहाँ पे कहा जाता है, तो पूर्व में इसे
द्वार कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ईस्ट में इसे द्वार कहा जाता है जहाँ पे कोट द्वार, हरिद्वार स्थित हैं। और पश्चिम में इसे दून कहा जाता है जहाँ पे कोटली दून और देहरादून स्थित हैं। तो ये सारे अन्य फैक्टर हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद आपका उप हिमालय। सबसे नवीन श्रेणी कौन सा हिमालय का, तो उप हिमालय सबसे नवीन श्रेणी है और यह सबसे बाहर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो आपका है काली मिट्टी। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो कपास यहाँ पे, तो इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जो आपका कृषि अनुसंधान विभाग है उसने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। तो उन 8 में से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है, तो सबसे अधिक जो जल धारण क्षमता होती है वह काली मिट्टी की होती है। तो इसकी जल धारण क्षमता भी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से इसका निर्माण होता है। इसमें आयरन मतलब Fe, एल्युमिनियम और साथ ही साथ आपका मैग्नीज की बहुलता पाई जाती है, Mg की इसमें बहुलता पाई जाती है। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन जो है, उत्तर भारत का मैदान, और जो पूरा कोस्टल एरिया है, ये पूरा कोस्टल एरिया यह किस मिट्टी से बना है आपका? तो यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो भारत में सबसे अधिक जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे जा पाई जाती है? तो जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाहवा शोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या केरल में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि नाहवा शोवा जो बंदरगाह है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं, नाहवा शोवा के बारे में। तो नाहवा शोवा का वर्तमान नाम जो है उसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह मुंबई पोर्ट है। विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा आता है आपका संघाई, जो कि चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह संघाई है। और भारत का सबसे प्रांगण वाला जो है, सबसे बड़ा प्रांगण वाला जो बंदरगाह है जहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में जहाज़ों का निर्माण होता है वह कोचीन बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या ओडिशा? तो यहाँ पे जो है सही आंसर होता है आपका डी, कि ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपने पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य है वह है राजस्थान, दूसरा राज्य जो है वह है गुजरात, तीसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश है, MP, चौथा जो राज्य है वह है छत्तीसगढ़, CG, पांचवा जो राज्य है वह झारखंड है, छठा जो राज्य है वह वेस्ट बंगाल है, सातवां राज्य जो है वह त्रिपुरा है और आठवां जो राज्य है वह मिजोरम है। तो कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से आप देखेंगे कि मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट के, भारत के नॉर्थ ईस्ट का आप मैप देखेंगे तो सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा,
उसके बाद नागालैंड दिखेगा, उसके बाद आपका मणिपुर दिखेगा, उसके बाद मिजोरम दिखेगा। इसको भी आप याद रखिएगा कि ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं, म्यांमार से स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इनमें से आप देखें कर्क रेखा मिजोरम से होकर तो गुजरती है और जस्ट इसके उत्तर में क्या है आपका मणिपुर है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होता है सी, कि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अन्य सभी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से जैसा मैंने बताया कि भारत से कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन विश्व में कर्क रेखा कितने राज्यों देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वह कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। इन 17 देशों के नाम मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, बहामास और नाइजर हैं। साथ ही साथ अगर मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा जो है वह कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये 10 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कांगो, ठीक है, जो कि कांगो जायरे जिसका पुराना नाम है। तो कांगो नदी जो है जिसका पुराना नाम जायरे है, कांगो नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर कांगो और आप लिम्पोपो को याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत में एक नदी है माही नदी, भारत की माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे याद रखिए कि भारत से कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से, विश्व में कुल 17 देशों से, मकर रेखा जो है वह 10 देशों से होकर गुजरता है। कांगो नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या पेट्रोलियम उत्पादन से? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। तो सही आंसर होता है सी, कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत जो हुई थी साल 1970 में की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरण में चलाया गया था और तीसरे चरण में जो है इसका भारत में दूध का उत्पादन यूएसए से भी अधिक होने लगा और तभी से पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया? आपका भारत बन गया। रजत क्रांति की अगर बात की जाए तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंध जो है वह हरित क्रांति का है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? समोच्च कृषि या स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि या विस्तृत कृषि? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि विधि जो है वह परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि इसमें पादपों का संरक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने पता है कि स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं? तो कृषि के साथ पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन को हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो झूम कृषि, क्योंकि इसमें पेड़ों को और वनस्पतियों को काटा और जलाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस का 4था क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।